हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिवम पांडे और कल हमने शैलो फाउंडेशन के टॉपिक में टेरज़ागी थ्योरी स्टार्ट करी थी. सो नाउ विल बी एडिंग ऑन टू इट एंड जस्ट गो थ्रू द अजम्पशंस वंस अगेन एंड देन वील मूव ऑन टू द एंटायर थ्योरी. तो स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक. कुछ अजम्पशंस हमने पहले ही पढ़ लिए थे. क्या क्या कि फाउंडेशन यहाँ पे शैलो अज्यूम किया गया है, दैट इज़ डी एफ इज़ लेस देन बी. अब डी एफ लेस देन बी आप समझ सकते हैं, डी एफ और बी की टर्मिनोलॉजी आपको अभी तक समझ में आ चुकी होगी. यदि ये ग्राउंड लेवल है और ये बेस है फुटिंग का, तो दिस इज़ द विड्थ बी ऑफ दिस, और जितना भी लोड लग रहा होगा दैट इज़ दिस ऑन द बेस ऑफ द फुटिंग. यहाँ से जो डिस्टेंस होगी आपके बेस तक की, दैट इज़ द डेप्थ बी, डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन. सो यहाँ पे हम बोलते हैं क्या कि डी एफ बाई बी इज़ लेस देन इक्वल टू 1. यदि ये रेशियो होता है तो फाउंडेशन को हम शैलो बोलते हैं. ऑल्सो द सेकेंड थिंग, बेस ऑफ द फुटिंग इज़ रफ. थर्ड इज़ फेलियर इज़ जनरल शेयर फेलियर. फुटिंग यहाँ पे कंटिन्यूस मानी गई है. कंटिन्यूस मानी गई है मतलब जो लेंथ लिया गया है इनटू द प्लेन या आउट ऑफ द प्लेन, दैट इज़ वेरी मच ग्रेटर देन द विड्थ. यदि हम ऐसा मानते हैं तो इसको हम स्ट्रिप फुटिंग बोल देते हैं या फिर वॉल फुटिंग बोल देते हैं. एट फेलियर सॉयल रीचेज इनटू द प्लास्टिक स्टेट. इसके बारे में अभी हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे इस फिफ्थ पॉइंट के बारे में. Now next is the stress zone of the soil extends up to foundation level only and not up to the ground level. So stress zone क्या होता है इसके बारे में भी हम देखेंगे. The shear resistance of the soil above the foundation level is ignored. So we'll see this point also in the figure. Then the soil above the base of the foundation is removed and replaced by a surcharge. तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमने लास्ट क्लास में देखे थे. Now एक और पॉइंट हम देखते हैं इसमें. Load is vertical and concentric here. Alright, तो पहले तो हम हॉरिजॉन्टल लोड्स को यहाँ पे कंसिडर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ जितने भी वर्टिकल लोड्स हैं उनको कंसिडर करेंगे. यदि मैं बात करता हूँ कंसेंट्रिक की, तो कंसेंट्रिक का मतलब क्या होता है. यदि ये सर्कुलर प्लान है, टॉप व्यू अगर आप देख रहे हैं तो लोड यहाँ पे, दिस इज़ द टॉप व्यू, ओके, तो लोड यहाँ पे बीच में एकदम लग रहा हो. यदि ये थोड़ा सा साइड होके लगे, यानी कि इसके सेंटर पे ना लग के यहाँ पे लगे, तो दैट इज़ द समथिंग एसेंट्रिसिटी कम्स अप. यदि मैं यहाँ पे बात करूँ और आप ये वाला पोर्शन देखिए, यदि ये स्क्वायर है नेट से और एकदम सेंटर में ना लग के यहाँ पे लगे, ओके, यहाँ पे लोड लगे या फिर यहाँ लग जाए, तो दिस आर व्हाट एसेंट्रिसिटीज़. इफ दिस कम्स अप देन ऑल्सो दिस इज़ नॉट वैलिड. हम कुछ और थ्योरीज देखेंगे जहाँ पे एसेंट्रिसिटी को काउंट किया गया है, जैसे कि मेयरऑफ थ्योरी हुई, और आगे भी देखेंगे उसमें कि कैसे कैसे हम उसमें चेंजेस ला सकते हैं. अच्छा, तो यहाँ पे फिगर को समझिएगा. इस टेरज़ागी का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है, यही बेसिक फिगर है यहाँ पे. सो इफ़ यू कंसिडर दैट द बेस इज़ हैविंग अ विड्थ ऑफ बी, ऑलराइट, दिस इज़ द बेस ऑफ द फुटिंग. अब बेस पे क्या होगा, कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा होगा, और जो स्ट्रेस या फोर्स जो लग रहा होगा दैट इज़ गिवन बाय दिस क्यू यू. ओके, दिस क्यू यू इज़ एक्टिंग ऑन द एट द बेस ऑफ द फुटिंग. अच्छा, अब यहाँ पे जो है 3 फेलियर जोन्स बनते हैं. पहला जोन आप समझिएगा, पहला जोन क्या होगा, जो जस्ट बेस से अटैच होगा. ओके, तो ये वाला जो जोन है पहला, दिस ए हेयर, ए बी डी, ओके, ए बी डी, ये जो जोन है, ये ट्रायंगुलर पोर्शन वाला जो जोन है, दिस इज द फर्स्ट जोन. ऑलराइट. अच्छा, इससे जो सटा हुआ जस्ट ये वाला जो पोर्शन है, दिस बी डी ई, दिस इज द सेकेंड जोन. ओके, एंड देयर इज थर्ड जोन, अनदर जोन, दैट इज बी ई एफ. ऑलराइट, दिस वन, दिस इज द थर्ड जोन. तो ये 3 जोन बन रहे हैं. अच्छा, जो पहला जोन है यहाँ पे, ऑलराइट, दिस फर्स्ट जोन, जो ये पहला जोन है, ये जो है फुटिंग से कांटेक्ट में है, कांटेक्ट में है. और मैं एक चीज़ ये भी कहूँगा यहाँ पे कि ये इलास्टिक जोन है. ऑलराइट, ये ऐसा बिहेव करता है जैसा कि ये फुटिंग का हिस्सा हो. ऑलराइट, सो दिस इज इन अ स्टेट ऑफ इलास्टिक जोन. अच्छा, यही अगर मैं सेकेंड और थर्ड की बात करता हूँ, सेकेंड या थर्ड जोन की, तो दिस इज एक्टिंग एज अ प्लास्टिक, इट इज़ इन प्लास्टिक इक्विलिब्रियम. अच्छा, कुछ चीज़ें और देखिएगा डायग्राम में कि जो ये ए बी डी वेज बना हुआ है, ये वेज क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये तो आपको ट्रायंगुलर सामने से दिख रहा है, बट यदि आप इसको एक्सटेंड कर देते हैं बाहर की तरफ या इनसाइड, सो यू विल बी गेटिंग अ ट्रायंगुलर वेज, जो कि एक 3D फिगर होगा. अच्छा, यदि मैं इस ट्रायंगुलर वेज की बात करूँ तो इसमें जो ये वाला एंगल है, दिस इज इक्वल टू फाई, और ये वाला एंगल क्या है, ये भी इक्वल टू फाई. अच्छा, ये जो विड्थ है, दिस इज विड्थ बी. ओके, जो कि आप यहाँ पे इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि दिस इज ए बी डी. ओके, जो ये बेस है आपका, जो आपका बेस है ये, इस पर आपका क्या हो रहा है, लोड लग रहा है. जो ये एंगल ये बनाता है,
जो ये AD और BD जो बाउंड्री लाइंस हैं, ये जो एंगल बनाते हैं, दीज आर एंगल फाई। ओके, टरज़ागी ने यूज़ किया था। अच्छा, कुछ चीज़ और समझिएगा यहाँ पे क्या कि यदि ये रिजिड की तरह काम कर रहा है, ऑलराइट, सो इफ़ यू कंसिडर दिस एज सम मीडियम, लेट्स से M, और जो ये सेकेंड जोन है और ये थर्ड जोन है, यदि मैं इसको सॉयल मान लेता हूँ, तो इस बाउंड्री पे ये तो यह वॉल की तरह एक्ट करेगा और यहाँ पे ये सॉयल की तरह एक्ट करेगा। तो इनके बीच में जो एडिशन होगा, कोहेजन तो नहीं कहूँगा मैं अभी यहाँ पे, क्योंकि कोहेजन दो एक तरीके के पार्टिकल्स में लगता है, बट एडिशन दो अलग अलग तरीके के पार्टिकल्स में लगता है। सो यहाँ पे मैं क्या कहूँगा कि एक एडिसिव फोर्स काम कर रहा होगा विच इज़ गिवन बाय CA। अच्छा, एक चीज़ और समझिएगा यहाँ पे कि यहाँ पे एक पैसिव फोर्स भी जनरेट होगा, ऑलराइट। पैसिव फोर्स जो जनरेट होगा वो इस बाउंड्री पे इस तरीके से लग रहा होगा। अब इस पैसिव फोर्स के आगे के बारे में हम आगे और डिस्कशन डिटेल में अभी करेंगे, समझेंगे कि पैसिव फोर्स किस तरीके से जनरेट होता है, क्यों जनरेट होगा। सो विल डिस्कसिंग इट नाउ। अच्छा, यहाँ पे ये जो कुछ चीज़ें बारे में बातें करी हैं, इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। जोन फर्स्ट इज द वेज ABD। इट इज़ अ सेंट्रल जोन, इट रिमेन्स इन इलास्टिक इक्विलिब्रियम, इट बिकम्स कॉम्पैक्टेड एंड बिकम्स अ पार्ट ऑफ द फुटिंग। तो ये ऐसा बिहेव करता है जैसा ये खुद ही एक पार्ट हो गया हो। तो ये आप इस तरह समझ सकते हैं कि इस तरीके से एक यूनिट की तरह काम करता है। ओके, तो दिस इज द थिंग ABD। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ जोन 2 की। अब जोन 2 देखिए दो जगह पे है। जोन 2 है ADE' एंड BDE। तो ये सिमेट्रिक फिगर है, तो एक तो ये आएगा आपका ADE' दिस थिंग हियर, और ADE, तो ये दूसरा जोन हो गया आपका, ठीक है, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। ओके, नेक्स्ट थिंग इज इट इज जोन ऑफ रेडियल शेयर, जो कटिंग टेंडेंसी है। दिस इज, यू कैन सी हियर दैट दिस फिगर, ऑलराइट, दिस इज व्हाट, समवॉट कर्व्ड इन शेप. It remains in plastic equilibrium. Second point is this, I will be explaining this thing when I explain the other third zone also. One set of shear planes in this zone radiate from the edge of the footing. तो आप यहाँ पे edge of footing पे ध्यान दीजिएगा. Okay, if this is the edge of the footing, तो यहाँ से ही सारी जो shear planes हैं, alright, जहाँ से कटने की टेंडेंसी होती है. Okay, so these are the shear planes which are radiating from this point A. ऑलराइट, तो एक कॉर्नर से यहाँ पे रेडिएट हो रहे हैं. वैसे ही जो ये B पॉइंट है, वैसे ही यहाँ पे भी कुछ shear planes जनरेट हो रहे होंगे. ऑलराइट, सो one set of shear planes in this zone radiate from the edge of the footing. The failure surface or the rupture surface is circular in clayey soil, alright, and log spiral in C5 soil and cohesionless soil. तो जो यहाँ पे आप curved this portion which is curved one है ना, जो आप DE के रूप में देख रहे हो या फिर मैं कहूँ कि DE' के रूप में देख रहे हैं, दिस इज अ कर्व्ड पोर्शन. तो ये यदि क्लेई सॉइल होती है तो वहाँ पे सर्कुलर पाथ फॉलो हो रहा होगा. यदि कोहेजनलेस या C5 सॉइल होगी तो वहाँ पे लॉग स्पाइरल वाला कर्व फॉलो होगा. अच्छा, यदि मैं बात करता हूँ थर्ड जोन की, ओके, दिस थर्ड जोन एयर जो सबसे एंड में है. अब ये इसको हम बोलते हैं रैंकाइन पैसिव जोन ऑफ लीनियर शेयर. ओके, सो यू कैन सी हियर दैट द सेकेंड जोन विच वॉज having a slightly curved portion, now this EF is almost straight line. So this is a passive zone of this linear shear. Now this is two sets of shear planes which are inclined at an angle of 45 minus 5/2 with the horizontal. तो जो ये shear planes है ना, ये जो angles बना रहे होंगे, these are what 45 minus 5/2. अच्छा, अब यदि मैं बात करने लगूँ यहाँ पे कि पैसिव प्रेशर क्या होगा और एक्टिव प्रेशर क्या होगा, तो थोड़ा सा यहाँ पे समझिएगा आप कि दो प्रकार के प्रेशर होते हैं. क्या, यदि एक वॉल हो और उसके पीछे बैकफिल हो, ठीक, यानी कि यहाँ पे सॉयल हो. अच्छा, ये आपका ग्राउंड लेवल है और यहाँ पे पीछे बैकफिल है. ऑलराइट, यहाँ पे आपकी सॉयल है. अच्छा, यदि ये सॉयल एक्सपैंड करे, ये सॉयल एक्सपैंड करे तो क्या होगा, इस वॉल को थोड़ा इधर टिल्ट कर देगी और ये वॉल क्या हो जाएगी, इस नए पोजीशन पे आ जाएगी. इस स्टेट को हम क्या कहते हैं, इस स्टेट को हम बोलते हैं एक्टिव स्टेट. कि सॉयल एक्सपैंड कर रही है, सॉयल में थोड़ा सा मूवमेंट है बाहर की तरफ, जो वॉल को कहाँ पुश कर रही है, बाहर की तरफ. सो दिस टेंडेंसी इज नोन एज दिस एक्टिव स्टेट. सॉयल एक्टिव स्टेट में आ गई है, एक्टिविटी कर रही है यहाँ पे. अच्छा, यदि मैं बात करता हूँ यही वॉल है, बट क्या हो, कुछ ऐसा कारण हो कि वॉल जो है इधर की तरफ मूव करे. कहाँ पे, टूवर्ड्स द बैकफिल. अब यहाँ पे जो सॉयल है, यदि दीवार इधर की तरफ मूव करेगी तब क्या होगा, सॉयल और ज़्यादा कंप्रेस होगी. सॉयल और ज़्यादा कंप्रेस होगी मतलब क्या होगा, थोड़ा सा और ज़्यादा कॉम्पैक्ट होगी. कॉम्पैक्ट होगी तो स्ट्रेंथ और ज़्यादा
गेन कर लेगी, तो और ज़्यादा स्ट्रेंथ गेन करने पे ये और ज़्यादा स्टेबल हो जाएगी, एंड दिस स्टेट इज कॉल्ड एज द पैसिव स्टेट ऑफ अर्थ प्रेशर, है ना। तो हमने ये दो चीज़ें जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग में देख रखी हैं कि पैसिव स्टेट हो सकती है और एक्टिव स्टेट हो सकती है। तो अब यहाँ पे देखिएगा, जो ये AD बाउंड्री है और ये BD बाउंड्री है, ऑलराइट। सो दिस AD एंड BD बाउंड्री एक्ट एज अ वॉल। अब यदि हम यहाँ पे लोड लगा रहे हैं एंड दिस इज पुशिंग द फुटिंग डाउन हेयर, देन व्हाट हैपेंस, ये जो वॉल है, ऑलराइट, दिस इज ट्राइंग टू पुश दिस जोन। अब जब पैसिव स्टेट होती है, ऑलराइट, पैसिव स्टेट में क्या होगा कि जब यहाँ से फोर्स लगेगा तो ये सॉइल और ज़्यादा कॉम्पैक्ट होने की कोशिश करेगी, और ज़्यादा कॉम्पैक्ट होगी, यानी कि और ज़्यादा स्टेबल पोजीशन में आने की कोशिश करेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि वॉल यदि पुश करे सॉइल की तरफ तो वो पैसिव जोन जनरेट करेगी। इसी तरीके से ये जो सेकेंड वाला है ये भी थर्ड वाले की तरफ पुश कर रहा होगा। सो दिस थर्ड एंड सेकेंड जोन आर अंडर पैसिव स्टेट। सो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि इफ़ आई टेक अ सॉइल एंड आई अप्लाई अ लोड हेयर, है ना, और ये रिजिड है एकदम, तो क्या होगा, ये इसको यहाँ पे कंपैक्ट करने की कोशिश करेगी, या फिर मैं कहूँ कि कंप्रेस करने की कोशिश करेगी। कंपैक्ट थोड़ा गलत शब्द हो जाएगा, यहाँ पे कंप्रेस करने की कोशिश यहाँ पे कर रही होगी। सो दिस इज अ टाइप ऑफ एक्शन विच टेक्स प्लेस। अच्छा, यदि जनरल शेयर फेलियर होता तो क्या होता कि यहाँ पे कुछ बल्जिंग हो जाती, ऑलराइट। ये जो है, जब आपने यहाँ पे फोर्स लगाया तो इसने यहाँ पे इधर फोर्स लगाया और ये जो है यहाँ पे बल्जिंग हो जाती। बट यहाँ पे अजम्पशन पहले ही मान लिया गया है कि जो बल्जिंग है उसको यहाँ पे फाउंडेशन लेवल के ऊपर, फाउंडेशन लेवल के बेस के ऊपर हमने सारी चीज़ें इग्नोर कर दी हैं। सो आप अजम्पशन एक बार फिर से देखेंगे तो आपको वहाँ पे ये पॉइंट मिलेगा। सो वी आर कंसिडरिंग ओनली एंड ओनली टिल द बेस ऑफ द फुटिंग। तो ये तीन अलग अलग जोन्स हो गए। नाउ आपको AD BD का आपको समझ में आ गया होगा, ऑलराइट। AD और BD क्या है, बाउंड्रीज हैं जो कि इलास्टिक जोन की हैं, ऑलराइट, जो कि किसका हिस्सा बनाती हैं, वेज ABD का, ऑलराइट। देन इफ यू मूव ऑन, तो ये सेकेंड जोन है और थर्ड जोन है। तो अब इसमें देखते हैं कि फोर्सेस क्या क्या एक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, द लोअर बाउंड्रीज AD एंड BD ऑफ द इलास्टिक वेज ABD आर द फेलियर प्लेन्स राइजिंग एट एन एंगल ऑफ फाई टू द हॉरिजॉन्टल, जो कि आपको बता रखा है यहाँ पे कि ये एंगल जो बनाती हैं ये क्या बनाती हैं, फाई बनाती हैं। नाउ द फेलियर सर्फेसेस DEF डैश एंड DEF आर टेकन टू बी वर्टिकल एट D। तो यहाँ पे आप देखिएगा इस चीज़ को कि इफ दिस इज द वेज हेयर, तो जो ये फेलियर सरफेस यहाँ बन के ये जा रही है ना, तो ये जो स्टार्टिंग का इनिशियल पोर्शन है, ओके, दिस स्टार्टिंग पोर्शन इज व्हाट, दिस इज वर्टिकल। तो ये बताया गया है इस पॉइंट में कि जो ये DEA वाला है, या DEF में बोल दूँ या DEF डैश बोल दूँ, तो ये वाला जो क्या है, स्टार्टिंग जो पोर्शन है, दिस इज द वर्टिकल पोर्शन हेयर। अच्छा, दिस इज सेकेंड पॉइंट। अब यहाँ पे एक समझने वाली बात क्या है, फुटिंग ने ऊपर से फोर्स लगाया बट सॉइल क्या कर रही होगी, रेजिस्ट कर रही होगी, ओके। सो फुटिंग कैन देन ओनली ब्रेक और देन ओनली कॉज द फेलियर if the load from the above is greater than the load from the below। तो एक कंडीशन तो ऐसी आएगी जब दोनों की दोनों बराबर हो रहे होंगे, तब हम मान लेंगे कि इक्विलिब्रियम होगा। यदि उससे जस्ट हमने लोड बढ़ाया, तुरंत क्या हो जाएगा, तुरंत ही फेलियर अकर कर जाएगा। सो footing cannot break into the soil until the passive resistance of the soil masses AD, D dash, E dash F and ADEF, ओके। तो जो सेकेंड वाला जोन है और थर्ड वाला जोन है वो ये दोनों मासेस हैं यहाँ पे, ओके, दीज आर ओवरकम। तो जो सेकेंड जोन था, ऊपर से कुछ फोर्स लगा, और जो ये सेकेंड वाला जोन है, थर्ड वाले जोन है, ये क्या करेंगे, नीचे से कुछ फोर्स लगा रहे होंगे। तो दिस इज द डाउनवर्ड फोर्स, ओके, जो नीचे की तरफ लगेगा, और यहाँ से क्या होगा, ये जो पैसिव जोन्स हैं ये क्या करेंगे, ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहे होंगे, सम अपवर्ड फोर्स। तो जब तक ये डाउनवर्ड फोर्स और अपवर्ड फोर्स के हम इक्विलिब्रियम को यहाँ पे देख सकते हैं। तो लेट अस सी कि फेलियर पे क्या होगा, डाउनवर्ड फोर्स और अपवर्ड फोर्स बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे कुछ फोर्सेस लग रहे हैं। पहला क्या है, दिस एडिशन वन, ओके, जिसको CA लगेगा, जो कि बाउंड्री पे लग रहा होगा AD और BD के। अच्छा, एक होगा पैसिव प्रेशर, ओके, दिस विल बी एक्टिंग देयर। जो ऊपर से जो फोर्स लगेगा वो लगेगा आपका कौन सा, QU वाला, जो कि जितना भी अल्टीमेट लोड बियरिंग कैपेसिटी है उस सॉइल की, ओके। सो लेट अस सी हियर व्हाट आर द डाउनवर्ड फोर्सेस एक्टिंग एंड व्हाट आर द अपवर्ड फोर्सेस विच आर एक्टिंग देयर। तो डाउनवर्ड फोर्सिंग में सबसे पहले देखिएगा लोड बाय द फुटिंग। अब कितना लोड लग रहा होगा, QU तो बियरिंग कैपेसिटी वाला हो गया, सो दैट इज दिस इनटू दिस
बी इंटू वन लिख सकता हूँ मैं, ओके। वाई वन बिकॉज ये जो ट्राइंगुलर वेज है, ओके, तो विड्थ तो आपने बी ले रखी है और वन यूनिट आप ले लीजिए इनटू द प्लेन या आउट ऑफ द प्लेन, वो आप डिस्टेंस यहाँ पे ले लीजिए। तो दिस कम्स आउट टू बी क्यू यू इंटू बी, ओके। वेट ऑफ द वेज ए बी डी, अब जो ये वेज है इसका भी कुछ वेट होगा जो कि नीचे की ओर लग रहा होगा। दिस कम्स आउट टू बी गामा इंटू बी स्क्वायर बाय 4 tan फाइव। अब देखो वेज का एक फॉर्मूला होता है, ओके, सो वेज का एक अलग फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का, तो आप वॉल्यूम 3D फिगर होता है तो आप उसके हिसाब से आप निकाल लो, या फिर आप ट्राइंगल एज्यूम करो एंड देन यूनिट वेट आप यूनिट एक लेंथ आप इनसाइड द प्लेन आप उसको एज्यूम कर लीजिए, तो उसके हिसाब से भी आप निकाल सकते हो। वी विल बी सीइंग दिस थिंग हाउ वी डिराइव दिस। नाउ अपवर्ड फोर्सेस की यदि मैं बात करूँ तो एक तो AD पे लग रहा होगा इस सरफेस पे और एक BD पे लग रहा होगा, है ना, दोनों पे फोर्सेस लग रहे होंगे, तो एक PP तो इधर एक्ट कर रहा होगा और एक PP इधर, तो 2 टाइम्स दिस पैसिव प्रेशर विल बी एक्टिंग देयर। अच्छा, अब ये कोहेजन वाला फोर्स है या एडिशन वाला फोर्स है, दिस फोर्स इज देयर, ये फोर्स जो है लग तो रहा है इस डायरेक्शन में, बट हमें किस डायरेक्शन में चाहिए, हमें चाहिए ये इस डायरेक्शन में, ऑलराइट। सो दिस फोर्स हैज़ टू बी टेकन इनटू अकाउंट नाउ। तो हम देखते हैं कि इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा। आप जानते हो कि ये एंगल क्या है यहाँ पे, फाई है, सो यू कैन इजीली फाइंड आउट दिस वन, दिस विल बी कमिंग आउट एज CA sin फाई। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे समझिएगा, ये भी क्या है, दोनों सरफेसेस पे एक्ट कर रहा है, AD पे भी BD पे भी, तो ये दुगना हो जाएगा, सो दिस कमिंग आउट टू बी 2 टाइम्स CA sin फाई। तो कुछ डाउनवर्ड फोर्सेज हो गए, कुछ अपवर्ड फोर्सेज हो गए। यहाँ पे हमें ये चीज़ थोड़ी अभी क्लियर नहीं है, इसको हम अभी देखते हैं। और जो ये CA sin फाई है, ओके, थोड़ा एडेसिव के टर्म में है, बट इसे हम कोहेजन के टर्म में अभी लाने की कोशिश यहाँ पे करेंगे। सो लेट अस बिगिन नाउ हियर। वी कैन इजीली राइट दैट डाउनवर्ड फोर्सेज जो एक्ट कर रहे हैं इट इज इक्वल टू व्हाट, अपवर्ड फोर्सेज। तो जो डाउनवर्ड फोर्सेज है वो क्या है, क्यू यू इंटू बी प्लस गामा इंटू बी स्क्वायर बाय 4 tan फाइव दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स PP प्लस 2 CA sin अल्फा। अच्छा, देखिए अब आपको मैंने ये सिर्फ और सिर्फ ये कुछ डेरिवेशंस यहाँ पे इसलिए कर रखे हैं कि आपको आराम से समझ में आ जाए कि हमने ये जो वेज का एरिया है कैसे निकाला है और डेरिवेशन कैसे कैसे यहाँ पे किया है। तो डेंसिटी आपको पता है मास अपॉन वॉल्यूम होता है, उसी तरीके से यूनिट वेट जो होता है दैट इज ऑल्सो गिवन बाय वेट अपॉन वॉल्यूम। तो मैं पहले क्या करूँगा, वेट ऑफ वेज कंसिडर करने की कोशिश करूँगा। सो दिस इज कमिंग आउट टू बी गामा इंटू वॉल्यूम ऑफ द वेज। सो दिस इज गामा इंटू हाफ ऑफ बी इंटू बी टैन बी बाई 2 tan फाइव। दिस इज नथिंग बट हमने क्या किया है, इस ट्राइंगुलर एरिया का हमने इस ट्राइंगुलर पोर्शन का दिस A, दिस इज B एंड दिस इज D, हमने इस ABD का हमने क्या किया है, एरिया ले रखा है, ऑलराइट। सो हाफ बेस इंटू हाइट करके हमने ये चीज़ करी है। तो दिस कम्स आउट टू बी B स्क्वायर बाय 4 tan फाइव इंटू गामा। तो दिस इज द वेट देयर। तो ये तो आपका सम यहाँ पे ये टर्म आ गया। देन इफ़ यू मूव ऑन टू दिस 2 CA sin फाइव, अब यदि हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो CA इज गिवन बाय अल्फा इंटू C, दिस इज द एडिशन और अल्फा एक फैक्टर है एंड इंटू दिस C इज द कोहेजन। अब कोहेसिव फोर्स है ये, अब फोर्स को आप किस में रिप्रेजेंट कर सकते हो, C इंटू दिस BD जो कि एक डिस्टेंस है, इंटू 1 आप लेना चाहो 1 ले सकते हो यहाँ पे। सो दैट इज देयर BD डिस्टेंस जो कि बाउंड्री बना रहा है वहाँ पे, एंड दिस अल्फा इंटू C इंटू B बाई 2 बाय कॉस अल्फा। अब BD निकालने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको, बस जो ये ट्राइंगल है, ओके, आपको ये पता है यहाँ पे, और ये CA एंगल एक्ट कर रहा है, दिस इज एंगल इज फाई, और दिस एंगल दिस इज व्हाट B बाय 2, क्योंकि आधा पोर्शन रहेगा यहाँ पे, दिस इज B बाय 2। तो आप इससे आराम से ये चीज़ यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो कि BD की वैल्यू क्या होगी, ओके। नाउ सी हियर this CA sin phi can be written as BC by 2 tan phi। अच्छा, आगे इसमें देखते हैं, तो CA sin phi की जगह हम अगर सब्सटीट्यूट कर देते हैं, दिस इज 2 CA sin phi, वही सेम इक्वेशन मैंने सबसे पहले यहाँ लिख रखी है। नाउ दिस CA sin phi कैन बी सब्सटीट्यूटेड एट दिस व्हाट BC tan phi। अब 2 से 2 मल्टीप्लाई हो जाता है तो दैट गेट्स कैंसल आउट, है ना। यहाँ पे क्या था, 2 टाइम्स यहाँ पे था और दिस वॉज हाफ, दिस एंड दिस गेट्स कैंसल देयर। 2 PP तो आपका एज इट इज़ है, और जो भी आपका डाउनवर्ड फोर्स लग रहा था लेफ्ट हैंड साइड पे वो एज इट इज़ रहेगा। बट हम बात किस में करना चाहते हैं, हम बात करना चाहते हैं कि QU कितना होगा। यदि मैं बात कर रहा हूँ QU की, ऑलराइट,
सो मैंने उसको सिर्फ यहाँ पे सेपरेट टर्म में लिख लिया है, बाकी सारी चीज़ों को इधर की साइड पे कर दिया है. ओके, so this is the ultimate bearing capacity into B, that is equal to 2 times passive pressure plus BC tan phi minus gamma B square by 4 tan phi. अच्छा, इसमें थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं. हम अब देखते हैं कि पैसिव प्रेशर यहाँ पे जो है, ऑलराइट, दिस पैसिव प्रेशर, ये किन किन भागों में विभाजित हम इसे कर सकते हैं. अच्छा, इसको यहाँ पे देखने से पहले आप एक चीज़ पे ध्यान रखिएगा, एक होता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. यदि मैं बात करता हूँ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की, तो आप ऐसा समझिएगा कि लेट से ए, बी और सी तीन अलग अलग चीज़ें हैं, बट किसी ना किसी तरीके से वो आपस में भी रिलेट करती हैं. तो मैं क्या करूं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अगर मैं लगा पाऊं इसमें, तो मैं क्या करूंगा कि मैं पहले ए को वेरी करा लूं, ओके, और चेंजेस देख लूं कि क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, और बी और सी को हटा दूं, पिक्चर से हटा देता हूं थोड़ी देर के लिए. फिर मैंने क्या किया कि मैंने नेक्स्ट स्टेज में बी में चेंजेस ऑब्जर्व किए और ए और सी को मैंने क्या किया, जीरो मान लिया या फिर मैंने हटा दिया पिक्चर से. ओके, थर्ड मैंने क्या किया, ए, बी, सी में से मैंने सी को वेरी कराया, बट ए और बी में मैंने चेंजेस को इग्नोर कर दिया. ओके, इसको मैंने मान लिया कि वो है ही नहीं यहाँ पे. अब यदि इन तीनों कंडीशंस को मैं साथ में अप्लाई कर सकूँ, ओके, सो दैट इज द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, कि मैंने एक को मान रखा है, बाकी दोनों को इग्नोर किया, बट मैंने सेकंड केस में क्या किया, उस बी को कंसिडर कर लिया और ए और सी को हटा दिया, है ना, और थर्ड केस में क्या हुआ, सी वाले को कंसिडर किया और बाकी दोनों को हटा दिया. यदि मैं इन तीनों को साथ में लेके चल लूँ, ऑलराइट, इन तीनों को यदि मैं साथ में लेके चल लूँ, तो इन तीनों इक्वेशन से हमें ए, बी और सी तीनों ही कंसिडर होके मिल जाएंगे. इसी तरीके से हम यहाँ पे देखते हैं कि इफ़ वी टेक दिस पी पी एंड वी डिवाइड इट इनटू 3 कंपोनेंट्स. तो पहला है पी पी गामा, दैट इज द ड्यू टू वेट ऑफ द सॉइल, ऑलराइट. सेकेंड इज पी पी सी. अब जो पी पी सी पैसिव प्रेशर इज देयर ड्यू टू कोहेजन, ऑलराइट, दैट इज द कोहेजन ऑफ सॉइल. नाउ दिस पी पी क्यू, क्यू इज नथिंग बट द सरचार्ज, जो हम स्टार्टिंग से बातें करते आ रहे हैं कि क्यू जब भी हम बात करेंगे तो वहाँ पे सरचार्ज का मतलब होगा. ठीक है, सो दिस पी पी क्यू इज ड्यू टू द सरचार्ज. अब यदि आप इसको और थोड़ा समझना चाहो तो आप ये कह सकते हो कि जो भी सॉइल में पैसिव रेजिस्टेंस आया, ऑलराइट, आपने कुछ लोड लगाया सॉइल के ऊपर, अब सॉइल में क्या हुआ, सॉइल में पैसिव रेजिस्टेंस डेवलप हुआ. पैसिव रेजिस्टेंस डेवलप हुआ मतलब कि सॉइल और थोड़ा सा कंप्रेस हो गई, वॉल ने सॉइल को और थोड़ा सा स्टेबल करने की कोशिश की. जब मैं पैसिव बोलता हूँ तो क्या हुआ, सॉइल और ज़्यादा कंप्रेसिव स्टेट में आ रही है, थोड़ा सा और उसको कंप्रेस यहाँ पे कर रहा है, जो भी वॉल है या समथिंग इज देयर दैट इज कंप्रेसिंग इट. अब सॉइल में स्ट्रेंथ गेन हुई. अब सॉइल में स्ट्रेंथ गेन यहाँ पे समझिएगा, यदि सॉइल में वेट हो तो वो क्या होगा, यदि सॉइल पे वेट लगाया जाए तो अपने वेट के कारण तो वो क्या होगी, कंप्रेस होगी, ऐसा तो नहीं एक्सपैंड कर जाएगी वो, ऑलराइट. ऐसे ही समझिएगा कोहेजन का. अब पैसिव स्टेट है यानी स्टेबल स्टेट है, तो यदि कोहेजन हो, सॉइल में थोड़ा चिपचिपापन हो, उसके कारण क्या होगा, सभी पार्टिकल्स आपस में और ज़्यादा जुड़ना चाहेंगे, तो वहाँ पे भी क्या होगा, पैसिव स्टेट में बढ़ोतरी होगी, ऑलराइट. थर्ड है सरचार्ज. यदि आपने एक्स्ट्रा लोड लगा रखा है, उस एक्स्ट्रा लोड के कारण भी क्या होगा, सॉइल में और ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी. सो दीज आर द 3 टर्म्स विच हैव बीन, दीज आर द 3 कंपोनेंट्स विच हैव बीन कंसिडर्ड. जब हम पी पी गामा को लेते हैं उस टाइम पे हम मान लेते हैं कि C इज इक्वल टू 0 है और कोई भी सरचार्ज भी नहीं है. तो C इज इक्वल टू 0 मतलब कि कोई भी कोहेजन नहीं है सॉइल में, और Q इज इक्वल टू 0 मतलब कि सरचार्ज नहीं है. जब हम PPC की बात करते हैं तो हम कोहेजन तो ले रहे होते हैं कि कोहेजन के कारण क्या इफेक्ट आ रहा होगा, बट उस समय हम जो वेट ऑफ द सॉइल है, दिस गामा इज इक्वल टू 0 और Q इज इक्वल टू 0, सरचार्ज हम 0 मान लेते हैं. सिमिलरली जब हम PPQ ले रहे होते हैं उस समय हम C इज इक्वल टू 0 लेते हैं और मान लेते हैं क्या कि सॉइल वेटलेस है, ऑलराइट. सो दीज आर द 3 थिंग्स विच आर कंसिडर्ड. सो टरजागी अज्यूम्ड दैट द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज वैलिड. यदि वो अज्यूम नहीं करते तो वो इन तीनों को अलग अलग कंपोनेंट में ब्रेक नहीं कर पाते, ऑलराइट. सुपरपोजिशन विल मीन एन अप्रॉक्सीमेशन विच विल रिजल्ट इन एन एरर. ऑब्वियस सी बात है, जब आप एक को कंसिडर कर रहे हो और बाकी दोनों चीज़ को छोड़ दे रहे हो थोड़ी देर के लिए, देन व्हाट हैपेंस कि कुछ चेंजेस आपने इसमें किए बट वो दोनों भी तो कुछ ना कुछ इफेक्ट ला रहे होंगे. सो इफ़ यू आर नॉट कंसिडरिंग दोज 2 थिंग्स देयर इन दैट फर्स्ट इक्वेशन, तो उसके कारण कुछ ना कुछ एरर इंट्रोड्यूस होगा. सो बट एक्चुअली एरर क्या होता है, बहुत ही कम होता है, एंड ऑल्सो इट गिव्स इन हायर वैल्यूज़. तो देखा जाए तो वो सेफ वैल्यू आपको देता है. सो इन दैट केस व्हाट हैपेंस,
वी कैन कंसिडर दिस एरर एंड वी कैन अप्लाई दिस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अच्छा, तो हमने ये वाली इक्वेशन अभी लास्ट टू लास्ट स्लाइड में हमने देखी है कि क्यू यू इंटू बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स पैसिव प्रेशर प्लस बी सी इंटू टैन फाइव माइनस गामा बी स्क्वायर बाय 4 टैन फाइव। अच्छा, ये जो पी पी था इसको हमने पिछली स्लाइड में 3 भागों में देखा, उसके 3 कंपोनेंट्स देखे। डेट वाज पी पी गामा जो कि अपने सेल्फ वेट के कारण था, है ना, वेट ऑफ द सॉइल के कारण था। कुछ पैसिव प्रेशर किसके कारण जनरेट हो रहा था, कोहेजन के कारण जनरेट हो रहा था, ओके। और कुछ पैसिव प्रेशर किसके कारण जनरेट हो रहा था, सरचार्ज क्यू के कारण, ओके। तो हमने इसी इक्वेशन को क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ पीपी को अलग अलग कंपोनेंट्स में बना दिया है। अब जो ये पीपी गामा है, पीपीसी है, पीपी क्यू है, अब टरज़ागी साहब ने इसको कन्वर्ट किया किसमें, 3 अलग अलग फैक्टर्स में। सो दिस पीपी गामा, पीपीसी, पीपी क्यू हैज़ बीन एक्सप्रेस्ड बाय टरज़ागी इन 3 डिफरेंट कंपोनेंट्स, और वो 3 अलग अलग फैक्टर्स दिए जो कि था पहला आपका दिस एन गामा, एन क्यू और एन सी, ओके। उन्होंने 3 इक्वेशंस ये दी, इन 3 इक्वेशंस के आधार पे 2 पी पी गामा माइनस गामा बी स्क्वायर बाय 4 टैन फाइव दैट इज इक्वल टू बी इंटू हाफ गामा बी एन गामा, 2 पी पी सी प्लस बी सी टैन फाइव दैट इज इक्वल टू बी इंटू सी एन सी, एंड देन थर्ड 2 पी पी क्यू इज इक्वल टू बी इंटू क्यू एन क्यू। तो इन्होंने 3 टर्म अलग इंट्रोड्यूस कर दिए। पहले तो पी पी गामा, पी पी सी, पी पी क्यू इंट्रोड्यूस किया, बट साथ ही में बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर्स इंट्रोड्यूस किए जो कि थे एन गामा, एन सी और एन क्यू। अब इन्हीं तीनों को हमने जो लास्ट अभी इक्वेशन ड्राइव की, दिस वन हेयर, दिस इक्वेशन, यहाँ पे हम इन्हीं पी पी गामा, पी पी सी और पी पी क्यू की वैल्यू पुट करते हैं जो कि हमने यहाँ पे ए बी सी के रूप में निकाली है, देन वी गेट दिस इक्वेशन। There will be some cancelling out of the terms and then this equation will be obtained, which is QU is equal to CNC plus QNQ plus half B gamma N gamma. अच्छा, ये जो इक्वेशन है this is the general bearing capacity equation of Terzaghi. So moving on कि ये N gamma, NC, NQ क्या होते हैं उसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। Thank you for today. See you in the next class.